राजस्थान विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के लिए बीते कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों से लेकर रोड शो तक कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने बीकानेर में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री ने भी भीड़ का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस रोड शो के दौरान मोदी मोदी के नारे भी सुनाई दिए। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है और सभी दलों ने अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा रखा है। बीकानेर में उपस्थित जन समुदाय में और लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पा सकें, देख सकें और साथ में उनका अभिवादन भी फिर से कर सकें। साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार तेज कर दिया। लगातार तीसरे दिन पीएम मोदी राजस्थान दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रोड शो से पहले ताबड़तोड़ रैलियां की। और अपने दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले पाली जिले से की और पाली की सभी 6 विधानसभा सीटें जीतने का दावा कर दिया। ये पाली ऐसा है कि जो कभी पाला बदलता ही नहीं है, क्योंकि 38 सालों से पाली में बीजेपी अजय रही है और करीब 4 दशक से यहां कांग्रेस को जीत का इंतजार है। इसलिए पीएम मोदी ने जीत का छक्का लगाने के लिए यहां पूरी ताकत झोंकी। दरअसल 1985 से कांग्रेस को पाली में जीत नसीब नहीं हुई। बीजेपी ने 1985 से जीत का जो सिलसिला शुरू किया वो 2018 तक जारी रहा। और साल 2018 में भले ही राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन पाली जिले में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। इसलिए पीएम मोदी इस बार भी यहां बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने परिवारवाद और तुष्टीकरण के बहाने कांग्रेस को घेरा। वहीं ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग सनातन को खत्म करने में लगे हैं। और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे जुर्म का मुद्दा उठाया और कांग्रेस को राजस्थान से उखाड़ फेंकने की अपील की। इसलिए कांग्रेस और इसके घमंडिया साथियों की मानसिकता एक जैसी है, महिला विरोधी है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया है। पाली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमानगढ़ में भी रैली की और पीलीबंगा में विजय संकल्प रैली में मंच से भ्रष्टाचार पर तीखा हमला बोला। साथ ही ऐलान किया कि भ्रष्टाचारियों के दिन अब पूरे हो गए हैं। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि सत्ता में आए तो भ्रष्टाचारियों की शामत आ जाएगी। मैं आपको गारंटी देने आया हूं, जिसने गरीब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि हनुमानगढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 4 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसलिए पीएम मोदी ने यहां सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। इसलिए मोदी ने संकल्प किया है कि 80 करोड़ लोगों को और 5 साल के लिए ये मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बीकानेर में भी रैली की और लाल डायरी के बहाने सीएम अशोक गहलोत को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का जो आरोप लगाया, उस पर कांग्रेस भी हमलावर दिखी। अजमेर के केकड़ी में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के सभी आरोपों का जवाब दिया और सनातन के अपमान वाले दावों को नकार दिया। प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि असली नेता धर्म पर वोट नहीं मांगता। जो नेता ये बात चुनाव के समय कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके आधार पर आपसे वोट मांग रहा है। चूंकि रविवार को चूरू में रैली करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं, इसलिए प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के अंदाज में ही उन्हें जवाब दिया। हिट विकेट तो ये है राजस्थान में भाजपा वाले। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में दूरबीन लेकर देखने में भी बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों के नेता ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में जुटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जयपुर में एक सभा की और राज्य की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि बीजेपी शासन में राजस्थान में खूब विकास हुआ।
लेकिन कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को कई साल पीछे धकेल दिया। राजस्थान नंबर 1 में होता है, अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर। योगी आदित्यनाथ ने आमेर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया के समर्थन में सभा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की ताकि डबल इंजन की सरकार में राजस्थान फिर से विकास की राह पर चल सके। वहीं सचिन पायलट ने भी मंदिर मस्जिद वाले बयानों के लिए बीजेपी को घेरा। पायलट ने केकड़ी की जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अभी योगी जी आए थे, उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का क्यों बिक रहा है? सब्जी, फल, फूल, टमाटर, चाय पत्ती, तेल सब महंगा क्यों है? तो बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। हम पूछते हैं किसानों के खिलाफ आपने 3 काले कानून क्यों बनाए? तो जवाब आता है मंदिर और मस्जिद। इसी बीच राजस्थान के अनूपगढ़ में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के पिता का अपमान करने का आरोप लगा। मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद में दिए गए अपने बयान पर फिर सफाई देते नजर आए। क्योंकि तेलंगाना के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के बाद उन्होंने पीएम मोदी और सीएम केसीआर पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि झूठ बोलने में सीएम केसीआर पीएम मोदी के बाप हैं। वहीं अनूपगढ़ में जब वो सफाई दे रहे थे तो उनकी एक बार फिर जुबान फिसल गई। खड़गे जी मेरे बाप को भी नहीं छोड़े हुए, मैं कहाँ पकड़ा हूँ? मैं उनके बाप को पकड़ा हूँ थोड़ी। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने पीएम मोदी के पिता का अपमान नहीं किया। भाई मैं उनके पिता का नाम नहीं लिया, वो पिता को टीका करने की मेरी हैसियत नहीं। दुनिया भर में अकेलेपन की समस्या बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों से भी लोग ग्रसित हो रहे हैं। अकेलेपन से शरीर पर प्रभाव रोज 20 सिगरेट पीने के बराबर होता है। अकेलेपन की समस्या के पीछे आर्थिक चुनौतियां, महंगाई और बेरोजगारी बड़ी वजह है। अकेलेपन से लगातार डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी यानी दूसरों से बातचीत करने में दिक्कत, कैंसर, डायबिटीज, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियां हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता घोषित किया है। WHO ने अकेलेपन पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग भी बनाया है। ये आयोग अगले 3 सालों तक अकेलेपन से निपटने के उपायों पर काम करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 5% से 15% किशोर अकेले हैं। दुनिया में हर चौथा बुजुर्ग अकेलेपन की समस्या से पीड़ित है। अकेलेपन से बुजुर्गों में डिमेंशिया यानी भूलने और याददाश्त जाने की बीमारियों का खतरा 50% बढ़ जाता है। बुजुर्गों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 30% बढ़ जाता है। कॉलेज में अकेलेपन से युवाओं में कॉलेज छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अलग थलग महसूस करने पर नौकरी में संतुष्टि और प्रदर्शन पर भी असर पड़ सकता है। अकेलेपन की वजह से परिवार में भी तनाव की संभावना बढ़ सकती है। कोटा रिवर फ्रंट पर घंटी को मोल्ड बॉक्स से निकालते वक्त हुई 2 लोगों की मौत पर राजस्थान की सियासत अब गर्मा गई है। कोटा रिवर फ्रंट हादसे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि इंजीनियर देवेंद्र आर्य पर घंटी खोलने का दबाव डाला गया। ऐसे में ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। बीजेपी ने चंबल रिवर फ्रंट में करीब 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का भी आरोप लगाया। आपके वोट से आपको और आपके परिवार को। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता के नाम एक इमोशनल वीडियो जारी किया। वीडियो में गहलोत जनता को कांग्रेस के पक्ष में डाले गए 1 वोट की अहमियत बताते नजर आए। उन्होंने 1 वोट से 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा से लेकर 100 यूनिट मुफ्त बिजली तक की सरकार की नीतियां गिनवाई। जमीनें बेचनी पड़ती थी, कर्ज लेना पड़ता। राजस्थान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने सबसे ज्यादा युवा उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। चुनावी मैदान में उतरने वालों में 31 से 40 वर्ष के प्रत्याशी सबसे ज्यादा हैं, जबकि पिछले चुनावों में 41 से 50 की उम्र वाले उम्मीदवार हावी थे। राजस्थान में बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर झूठे दावों का आरोप लगाया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस झूठे विज्ञापन देकर माहौल बना रही है, जबकि कांग्रेस 156 तो दूर 56 सीट भी नहीं जीत पाएगी। राजस्थान के कोटा जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने 3-3 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार कोटा में किसकी लहर चल रही है और वहां चुनावी मुद्दे क्या हैं, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम पहुंची कोटा। और सबसे पहले उत्तर कोटा विधानसभा सीट के इंदिरा मार्केट जाकर लोगों के मन की बात जानी। ये इलाका बेहद पुराना है और यहाँ काफी ट्रैफिक रहता है। कोटा उत्तर वही इलाका है जहाँ से राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल और बीजेपी के प्रहलाद गुंजल के बीच सीधा मुकाबला है।
सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। जो मुझे बताया गया है, एक उसका जो समाधान है वो निकालने की कोशिश की गई कि जो टू व्हीलर के लिए जो पार्किंग है वो यहाँ पर करी गई है। ये पार्किंग बनने से क्या फायदा हुआ? ये पार्किंग बनने से यहाँ रोडों पे जो मोटरसाइकिलें लगती थी ना, वो बहुत काफी कम हो चुकी है। 5 सालों में इंदिरा मार्केट इलाके में लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आया, इस सवाल का जवाब भी मिला। 5 साल में क्या क्या हुआ? पहले तो ये मोटे मोटे तौर पर आपके इलाके के लिए। इस इलाके में हमें सबसे पहले तो हमें पानी की लाइनें डली हमारे मोहल्ले में। अच्छा, पहले नहीं थी? पहले थी, लेकिन वो परेशानी आता था जो आना चाहिए था। अच्छा। लोगों का कहना है कि उत्तर कोटा के इंदिरा मार्केट इलाके में ही सड़कें बनाई गई हैं। जहां ज्यादा ट्रैफिक की समस्या है वहां कोई काम नहीं किया गया। जो एंक्रोचमेंट है, जो रोड का जो चौड़ा करना चाहिए था या उसको वाइड करना चाहिए था, वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं रखी गई है। लाइक हम लोग एक बात करें, कोटा का मेन चौराहा है एरोड्राम सर्कल, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको राइट हैंड टर्न पर आपको घूमने के लिए आपको नेक्स्ट चौराहे पे जाने पड़ेगा। उत्तर कोटा में कांग्रेस विधायक और मंत्री शांति धारीवाल ने करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत से चंबल रिवर फ्रंट बनवाया। लोगों का कहना है कि देश में ऐसा भव्य रिवर फ्रंट बहुत कम है। लेकिन इसी के साथ लोगों के रिवर फ्रंट से जुड़े कई आरोप भी हैं और सबसे बड़ा आरोप चंबल रिवर फ्रंट के निर्माण में भ्रष्टाचार का लगता है। मेरे ठीक बगल में आपको मैं वो दिखा रहा हूँ, चंबल रिवर फ्रंट, जिसको बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना के तौर पे देखा जा रहा है। हेडलाइन मेकिंग ये रही, लेकिन इसके अलावा जो लोगों के आरोप हैं, कई तरह के आरोप हैं। पहला आरोप है कि ये इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है और सीधे तौर पे उस पे जो विधायक हैं और मंत्री हैं मौजूदा शांति धारीवाल, उनका नाम भी इसके साथ जोड़ा गया। यार का आरोप तो मैं चौराहे पर खड़ा होकर 5 साल से लगा रहा हूँ कि राजस्थान का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है। बाद में उनके एक मंत्री ने कहा कि शांति धारीवाल के यहाँ तो कमीशन के बिना कोई काम ही नहीं होता। जब से कोटा में चंबल रिवर फ्रंट बना है, तब से पर्यटकों की वजह से ऑटो रिक्शा वालों की कमाई बढ़ी है। लेकिन ये तब तक है जब तक रिवर फ्रंट की एंट्री फ्री है। चंबल रिवर फ्रंट सिर्फ 2 महीने के लिए कोटा वासियों के लिए फ्री है, ठीक है। जब तक फ्री है तब तक पब्लिक जाएगी। उसके बाद 200 रुपये टिकट कौन जाएगा? आपके घर में 5 फैमिली है, ठीक है। अगर उन्होंने बोल दिया मैं घुमा के लाऊं, 1000 रुपये तो टिकट आप अंदर का दोगे। रिवर फ्रंट के मेंटेनेंस पर भी सालाना भारी भरकम रकम खर्च होगी और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी बाहर की कंपनी को दिया गया है। कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों के लिए जाना जाता है। यहाँ देश भर से छात्र कोचिंग लेने आते हैं। कोटा में कोचिंग ने एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। लेकिन उसके साथ ही कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तैयारी कर रहे छात्रों में बढ़ते तनाव की वजह से खुदकुशी की बढ़ती घटनाओं के लिए भी बदनाम हो गया है। साल भर में 50 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। तो 50 बच्चे हैं तो सर पहले कभी किसी टाइम पे 50,000 बच्चे पूरे शहर में होते थे। आज 5 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चे हैं, तो आप वो वॉल्यूम बढ़ गया। कोटा की कोचिंग फैक्ट्री से निकलकर जी मीडिया की टीम कोटा के कपड़ों के मेन मार्केट पहुंची। ये मार्केट 20 साल पुराना है। शांति धारीवाल जी ने बहुत अच्छा काम करवाया है। शांति धारीवाल जी ने इन 5 सालों में जो कोटा की कायाकल्प करी है, जो नक्शा बदला है। यहाँ के कारोबारियों का कहना है कि कोटा का कारोबार और पर्यटन उद्योग और बढ़ सकता है अगर यहाँ एयरपोर्ट बन जाए। कोटा की कई मांगों में सबसे बड़ी मांग एयरपोर्ट की भी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद कोटा से सांसद हैं, लेकिन वो भी कोटा में एयरपोर्ट अभी तक नहीं बनवा पाए। इसलिए शहर के कारोबारियों के मुताबिक शहर में एयरपोर्ट न होना आज भी मुद्दा बना हुआ है। कोटा डोरिया साड़ी से लेकर कोटा स्टोन तक का इतना बड़ा बाजार है कि बाहर के लोग रोजगार करने कोटा आते हैं, लेकिन एयरपोर्ट न आने से कई लोग कोटा आने से कतराते हैं। उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस जो यहाँ आते हैं, जो बिजनेस देते हैं हम लोगों को, इससे व्यापार आगे बढ़ता है। भाई औद्योगिक नगरी तो रही नहीं है, भाई अभी पर्यटक नगरी में कन्वर्ट होती जा रही है धीरे धीरे। तो हम ये चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एयरपोर्ट जितनी जल्द से जल्द हो सके यहाँ लाया जाए। कोटा में रियासत काल में जो जमीन दी गई थी उस पर एरोड्रम बना हुआ है, लेकिन इस पर रेगुलर फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। हवाई पट्टी की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। दक्षिण कोटा की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी का दबदबा रहता है। यहाँ तक कि तीनों सीटों पर बीजेपी विधायक ही हैं। दक्षिण कोटा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा विधायक संदीप शर्मा को टिकट दिया है और लोग कहते हैं कि ओम बिरला के कहने पर उन्हें टिकट दिया गया है, क्योंकि यहीं से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सांसद बने हैं। कोटा ये नहीं, अभी तो हाड़ौती और क्या राजस्थान की सब विधानसभाओं के साथ पक्षपात जैसा किया गया। जहां कांग्रेस के विधायक थे वहां कुछ विकास हुए, लेकिन जहां प्रतिपक्ष के लोग थे वहां शून्य विकास हुए हैं। संदीप शर्मा का मुकाबला एक बार फिर कांग्रेस की उम्मीदवार राखी गौतम से है। ये सबको पता है कि संदीप जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, स्पीकर साहब लड़ रहे हैं। वो सिर्फ एक डमी कैंडिडेट है, जैसा लास्ट टाइम पे भी थे वो।
पिछले विधानसभा चुनाव में संदीप शर्मा ने राखी गौतम को हराया था। इस बार वही बीजेपी का माहौल ज्यादा है। अच्छा, और सरकार देखो, सरकार तो बदलते हो ना आप लोग? बदलते हैं, लेकिन जिस हिसाब से कार्य किया गहलोत ने तो रिपीट होना चाहिए। अच्छा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोटा में बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन गहलोत से भी नाराजगी नहीं है। हैदराबाद के नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र में एमआईएम नेता सदुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और दावा किया कि दोनों पार्टियों की राजनीति नफरत पर टिकी है। ओवैसी ने कांग्रेस नेताओं और आरएसएस में नजदीकी का भी आरोप लगाया। तेलंगाना का कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो आरएसएस का है और आज कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल मोहन भगवत के पास है। वहीं ओवैसी ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा। I wish and hope that Mr. Amit Shah goes to Adilabad, Khammam and Warangal and stands in the midst of all the Adivasis and tells them that we are going to implement uniform civil code. तेलंगाना विधानसभा के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 दिसंबर को मतगणना होगी। उधर तेलंगाना दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगांव में एक सभा की। इस दौरान अमित शाह ने न सिर्फ ओवैसी की पार्टी पर बल्कि केसीआर और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और तीनों पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इन नामों का मतलब भी समझाया। देखिए, 2G का मतलब है 2 जनरेशन, केसीआर और केटीआर। 3G का मतलब है 3 जनरेशन, ओवैसी की पार्टी। और 4G का मतलब है कांग्रेस पार्टी। अमित शाह ने कहा कि ये विधानसभा का चुनाव तेलंगाना का भविष्य तय करेगा। इस मौके पर उन्होंने भरोसा दिया कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर हर साल 17 सितंबर को शहीदों के सम्मान में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएंगे। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने करीमनगर में सभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। तो इस समय हम आपको बता दें कि ये जो आग है इस पर काबू पा लिया गया है। और अगली खबर का रुख करेंगे राजस्थान के साथ साथ तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। जी किशन रेड्डी ने सनत नगर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार मैरी शशिधर रेड्डी के लिए चुनाव प्रचार किया। रैली में जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की जनता बदलाव चाहती है। राजस्थान के जालौर में बीजेपी प्रत्याशी पूराराम चौधरी की जनसभा में विरोध के सुर सुनाई दिए। लोगों ने भीनमाल से लगातार 3 बार के विधायक पूराराम चौधरी से बीते 15 साल के विकास कार्यों का हिसाब मांगा। बीजेपी विधायक पर विरोध कर रहे लोगों को धमकाने का भी आरोप लगा। देश की हिफाजत में तैनात जवान भी लोकतंत्र के त्योहार में हिस्सा ले सकेंगे। राज्य से बाहर तैनात अधिकारियों समेत सुरक्षा बल और सेना के जवान ई पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल पाएंगे। इन्हें सर्विस वोटर का नाम दिया गया है। राजस्थान में 1,42,221 ई पोस्टल बैलेट जारी किए गए हैं। एनसीपी के नाम और निशान को लेकर आज से 3 दिन तक चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। शरद पवार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलील देंगे, जबकि अजित पवार गुट की तरफ से नीरज कौल और मनिंदर सिंह पक्ष रखेंगे। गोलीबारी की 2 घटनाओं से आज बिहार दहल गया। पहली घटना लखीसराय की है, जहां आपसी विवाद में हुई गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। और इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक शशि भूषण झा के परिवार वाले छठ पूजा के बाद घर लौट रहे थे, तभी आरोपी आशीष चौधरी मौके पर पहुंचा और उन लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हादसे में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई। छापामारी चल रही है। आशीष चौधरी की गिरफ्तारी के लिए पूरी जिला की पुलिस लगी हुई है। हादसे में घायल 4 में से 3 की हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। बिहार के लखीसराय के साथ ही वैशाली में हुई गोलीबारी की घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय की घटना को नरसंहार करार दिया। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। अपराधी को मर्डरर को बचाया जा रहा है। वहीं जेडीयू ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस और प्रशासन के लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जो भी दोषी व्यक्ति है उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल इन दोनों घटनाओं ने बिहार की कानून व्यवस्था पर फिर सवाल खड़ा कर दिया।
कल अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद टीम इंडिया अपने ड्रेसिंग रूम में उदास और मायूस बैठी थी। तभी भारतीय ड्रेसिंग रूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए और उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने खिलाड़ी के पास पहुंचकर उनका दर्द बांटा और उनमें जोश भरने की कोशिश की। ड्रेसिंग रूम में प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद शामी को सीने से लगा लिया। मोहम्मद शामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, दुर्भाग्य से कल हमारा दिन नहीं था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारी टीम और मेरा समर्थन करने के लिए सभी भारतीयों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी का आभारी हूं, जिन्होंने खास तौर से ड्रेसिंग रूम में आकर हमारा उत्साह बढ़ाया। हम वापसी करेंगे। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में प्रधानमंत्री मोदी की एक और तस्वीर सामने आई है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने ड्रेसिंग रूम में पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी से हैंडशेक कर रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए रविंद्र जडेजा ने लिखा, हमारा टूर्नामेंट शानदार था, लेकिन कल हम हार गए। हम सभी दुखी हैं, लेकिन लोगों का समर्थन हमें आगे बढ़ा रहा है। कल ड्रेसिंग रूम में पीएम मोदी का आना बहुत विशेष और प्रेरणादायक था। फाइनल मैच खत्म होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नरेंद्र मोदी ने ही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को दी। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भी थे। हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। कप्तान रोहित शर्मा तो तुरंत ही ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए। मोहम्मद सिराज मैदान पर ही रोने लगे थे। ऐसे में पीएम मोदी के ड्रेसिंग रूम में पहुंचने से 23 नवंबर से शुरू हो रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से पहले खिलाड़ियों का हौसला जरूर बढ़ाया होगा। भारत में हुए क्रिकेट विश्व कप के दौरान कई बार व्यूअरशिप के रिकॉर्ड टूटे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचकर सबसे ज्यादा दर्शकों ने भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच को तो देखा ही, साथ ही क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मैच को डिज्नी हॉटस्टार पर रिकॉर्ड 5 करोड़ 90 लाख दर्शकों ने देखा, जिससे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच OTT पर लाइव मैच देखने के पहले के सभी रिकॉर्ड टूट गए। डिज्नी हॉटस्टार के मुताबिक इस रिकॉर्ड के साथ ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मैच में बना 5 करोड़ 30 लाख दर्शकों का भी रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले इसी विश्व कप प्रतियोगिता में भारत और पाकिस्तान के लीग मैच को 3 करोड़ 50 हजार दर्शकों ने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा था। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर ट्रॉफी तो उठा ली, लेकिन उसके खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी की इज्जत करनी नहीं सीखी। ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाज मिचेल मार्श ने एक शर्मनाक हरकत की जब उन्होंने अहमदाबाद के फाइनल में जीती क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर पैर रखकर फोटो खिंचवाई। मिशेल मार्श ने अपने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर पैर रखकर बैठे हैं। यही नहीं, उनके हाथ में शराब का ग्लास भी है। मार्श की इस हरकत से भारतीय क्रिकेट फैंस काफी नाराज हैं। लोग इसे ऑस्ट्रेलिया टीम का घमंड और गुरूर बता रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने इस तरह की बदतमीजी की हो। इससे पहले साल 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीतने के बाद जब तत्कालीन BCCI अध्यक्ष शरद पवार उन्हें ट्रॉफी देने गए, तब रिकी पॉन्टिंग ने उन्हें मंच से ही हल्का धक्का देकर साइड करने की कोशिश की थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में टीम इंडिया की हार ने भले ही देशवासियों को दोबारा दिवाली मनाने का मौका नहीं दिया, लेकिन इसने एयरलाइंस के लिए वो कर दिया जो इस साल की दिवाली नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि इस साल दिवाली के सीजन में आश्चर्यजनक रूप से दैनिक हवाई यात्रियों की संख्या कम रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल मैच से एयर ट्रैफिक में शानदार उछाल आया। यानी शनिवार 18 नवंबर को 4,56,748 घरेलू यात्रियों के साथ नया रिकॉर्ड बना, जो एक दिन में विमान से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक माइलस्टोन करार दिया। आंकड़ों के मुताबिक केवल मुंबई एयरपोर्ट के सिंगल रनवे एयरपोर्ट ने ही एक दिन में रिकॉर्ड 1,61,760 यात्रियों को अपनी सेवाएं दी। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों को बैन करने के योगी सरकार के फैसले के बाद आज उत्तर प्रदेश के कई शहरों में खाद्य विभाग ने दुकानों और मॉल्स में छापेमारी की। और गाजियाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने बाजारों में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स की जांच की। गाजियाबाद में दुकानों और स्टोर्स पर हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट मिलने पर उन्हें जब्त कर सील करने की कार्रवाई भी की। 10 जो है नूडल्स का एक जिस पर हलाला मार्का लगा हुआ था 4D ब्रदर्स के यहाँ, तो उनका जो सील करके एक नमूना जो है भेज दिया गया जांच के लिए। सीतापुर में भी कई दुकानों पर खाद्य विभाग ने सामानों की जांच की। वहीं कानपुर में Z स्क्वायर मॉल में मल्टीनेशनल फूड आउटलेट पर खाद्य विभाग ने छापा मारा और वहां मौजूद खाने पीने की चीजों की जांच की। हालांकि टीम को हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद यहां नहीं मिले।
उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। बोर्ड ने सरकार के फैसले को मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया और आरोप लगाया कि योगी सरकार इस्लामोफोबिया से ग्रसित है। तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड में तमाम दफा है, उसका मुकदमा कीजिए आप। बैन करने की क्या बात होती है? बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है और मैं स्पष्ट कहूं तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार। वहीं हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया ने योगी सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। हलाल काउंसिल ने सवाल किया कि योगी सरकार ने यूपी से निर्यात होने वाले हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन क्यों नहीं लगाया। देश के अंदर जो है आप किसी भी चीज के ऊपर अगर हलाल का टैग लगाते हैं तो उसको उन्होंने बैन किया, लेकिन उसके एक्सपोर्ट के लिए उसी की आपने इजाजत दी। तो देश को भी तो एक हेल्थी फूड मिलना चाहिए। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट ने बयान जारी कर कहा कि उनका हलाल सर्टिफिकेट जारी करना केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 25/2022-2023 के मुताबिक जायज है। जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट के मुताबिक सर्टिफिकेट जारी करने के लिए वो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से रजिस्टर्ड है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू मिशन के 9वें दिन एक बड़ी कामयाबी मिली। लाइफलाइन के लिए डाला जा रहा दूसरा पाइप सुरंग में 53 मीटर तक पहुंच गया, जिसे मिशन से जुड़े अधिकारियों ने एक बड़ी कामयाबी बताया। पूरा देश जो उम्मीद लेके बैठा था, मेरे ख्याल से पहला ब्रेक थ्रू हो गया। और हम अभी आपके साथ हम चाहते हैं कि आप लोग इतने दिनों से धैर्य से बने रहे, आप बने रहिए। आपको दूसरा ब्रेक थ्रू भी हम जल्दी बताएंगे। बताया गया कि 6 इंच के इस दूसरे पाइप को 24 घंटे के अंदर 53 मीटर तक डाला गया। 53 मीटर ये पाइप अंदर गया है और लगातार अगर आप देखें तो जो हमारा थर्ड अटेम्प्ट था रात को करीब 6 बजे से लेके और अभी क्या समय हो रहा है 5 बजे के बीच तक में हमने ये 53 इंच का ब्रेक थ्रू कर लिया। अधिकारियों ने इस पाइप की उपयोगिता की जानकारी भी दी। एक जगह से अगर कुछ चीज अगर रुकावट हो जाती दूसरी तरफ से हम उसको पा सकते हैं और दूसरा जो एयर सर्कुलेशन है वो वहाँ से हम क्लियर कट कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि पहले पाइप में अगर कोई दिक्कत आती है तो दूसरा पाइप लाइफ सपोर्ट का काम करेगा। इस बड़ी कामयाबी के साथ ही दूसरी योजनाओं पर भी तेजी से काम जारी है, जिसमें सुरंग के अलावा अलग अलग हिस्सों में ड्रिलिंग के जरिए अंदर पहुंचने की योजना है। लेकिन बीच में आए भूकंप के हल्के झटकों की वजह से 2 दिन के लिए काम को रोकना भी पड़ा था। प्रशासन की तरफ से इस बात की जानकारी भी दी गई कि ड्रिलिंग के दौरान पत्थर की कई बड़ी चट्टानें आने से रुकावट आई, लिहाजा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग का सहारा लिया जा रहा है। 5 तरीका मैंने बताया। एक हॉरिजॉन्टल ड्रिल करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रिल 2 जगह से होगी, वर्टिकल ड्रिल भी 2 जगह से होगी। लेकिन जो सिलक्यारा साइड का टनल है बड़ा फ्रेजाइल है, बड़ा सेंसिटिव है, उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उम्मीद जताई कि जल्द ही सभी लोगों को निकाल लिया जाएगा। वर्तमान में प्रयास चल रहे हैं, उससे हम सब आशान्वित हैं कि जल्दी ही कुछ न कुछ हमें सफलता इस कार्य में मिलेगी और हम सबको सुरक्षित बचाने में सफल होंगे। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने फंसे मजदूरों के परिजनों के आने जाने, खाने पीने और रहने समेत सभी खर्च उठाने का भरोसा भी दिया। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है। साथ ही उन जगहों को भी तय कर लिया गया है जहां से ड्रिलिंग की जाएगी। इसके लिए तकनीक के साथ साथ विदेशी विशेषज्ञों की सलाह भी ली जा रही है। इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स को भी इस काम के लिए बुलाया गया, जिन्होंने पूरे इलाके की जांच की। मजदूरों को निकालने के लिए जो 6 प्लान बनाए गए हैं, उनमें से एक सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग का भी है, जिसके लिए जगह की पहचान कर ली गई है, जहां एक लाल झंडा भी लगा दिया गया है। साथ ही ड्रिलिंग की मशीनों को पहुंचाने के लिए वहां रास्ता भी तैयार कर दिया गया। वर्टिकल ड्रिलिंग की जहाँ तक बात करें तो सुरंग के ठीक ऊपर में 2 पॉइंट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहाँ पर एक जगह से तकरीबन 86 मीटर की डिस्टेंस है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। वहाँ पर काम दिया गया है सतलुज जल विद्युत निगम को, जो ड्रिलिंग का काम करेगी। माना जा रहा है कि ऊपर जहां से ड्रिलिंग की योजना है, वहां से अगर खुदाई बड़ी हो पाई तो मजदूरों को आसानी से निकाला जा सकेगा। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अब रोबोट का सहारा भी लिया जा रहा है। सुरंग के अंदर इन रोबोट्स को भेजकर इस बात का सही तरीके से पता लगाया जा सकेगा कि अंदर मलबा कहां गिरा है और कितनी बड़ी तादाद में मलबे ने सुरंग के हिस्से को कवर किया है। इससे इस बात की सटीक जानकारी मिल पाएगी कि मलबे को कितना और सुरंग के किस हिस्से से हटाना है। इसके लिए आज बड़े बड़े बक्सों में रोबोट को वहां लाया गया, जिसका काम विशेषज्ञों की निगरानी में होगा।
की एक एक्सपर्ट्स की टीम अभी आई है जिसमें कुछ विदेशी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। उनकी भी राय लगातार ली जा रही है। अलग अलग विदेशी तकनीकों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, या वहाँ ऐसी जगह जहाँ पर इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन पहले किए जा चुके हैं, वैसे विशेषज्ञ की राय भी जो है वो ली जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सीएम धामी से बात करके हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री अब तक 3 बार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बात कर चुके हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि चिंताएं जो हैं वो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी हैं और इसीलिए पीएमओ की एक स्पेशल टीम भी यहां पर पहुंची हुई है। जो केंद्र से भी जो टीमें आई हैं वो भी लगातार मिलकर काम में जुटी हैं ताकि फंसे लोगों को जल्द निकाला जा सके। इजराइल ने युद्ध के 45वें दिन हमास की एक और सुरंग को ढूंढ निकाला। बताया जा रहा है कि ये सुरंग गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल को जाती है और इस सुरंग की लंबाई 55 मीटर लंबी है। वहीं सुरंग का पता लगाने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने इसका ड्रोन वीडियो जारी किया। बताया गया कि इस सुरंग में एक ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा लगाया गया है, जिसका मतलब ये है कि इस सुरंग पर बड़े बड़े हमलों का भी कोई असर नहीं होता और इसी वजह से हमास के आतंकी इस सुरंग का इस्तेमाल इजरायली सेना को हमास के अड्डों में घुसने से रोकने के लिए कर रहे थे। इस सुरंग के एंट्री गेट पर कई तरह के डिफेंस सिस्टम भी लगे मिले और इसके दरवाजे पर एक फायरिंग होल भी मिला जिसमें छिपकर आतंकी इजरायली सेना पर फायरिंग करते थे। आईडीएफ ने बयान जारी कर दावा किया कि ये सुरंग अल शिफा अस्पताल तक जाती है जहां हमास के आतंकियों के हथियार रखे हैं।